मैं आदित्य सिंह स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th ज्योग्राफी का चैप्टर 2 जिसका कि नाम है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्स। देखिए, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ क्या होता है। देखिए, जब हमारा धरती है, हमारा ये पृथ्वी है, इस पे हमारे अलावा भी और भी स्पीसीज अपना लाइफ जीवन यापन कर रही है, अपना लाइफ एग्जिस्ट कर रही है। जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, ये सब भी अपना जीवन यापन कर रही है और इनसे हमें फ़ायदा भी है। देखिए, तो ये सब एक प्रकार से ये बायोडाइवर्सिटी का पार्ट हुआ। मतलब कि बर्ड्स भी अपना जीवन यापन कर रही है, एनिमल्स भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और प्लांट भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं और ह्यूमन बींग्स मतलब कि हम इंसान भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं इसी सृष्टि में, इसी धरती पे, इसी पृथ्वी पर। चलिए, तो देखिए, सबसे पहला टॉपिक है हमारा देखिए, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। फॉरेस्ट मतलब क्या? फॉरेस्ट मतलब कि जंगल, वाइल्ड लाइफ मतलब कि जानवरों के बारे में, पालतू जानवर, जंगली जानवर। रिसोर्स, रिसोर्स मतलब कि क्या? हमारी ज़रूरतें, हमारी नीड। जैसे कि हम लोग पिछले चैप्टर में पढ़े थे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट, तो उसी के आधार पर है ये फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। तो हम लोग पढ़ते हैं, सबसे पहला टॉपिक है हमारा फ्लोरा एंड फाउना। देखिए, फ्लोरा एंड फाउना क्या होता है? फ्लोरा एंड फाउना मतलब होता है कि फ्लोरा मीन्स टू प्लांट लाइफ और फाउना मीन्स टू एनिमल्स लाइफ। फ्लोरा मीन्स टू प्लांट लाइफ और फाउना मीन्स टू एनिमल्स लाइफ। ठीक है, फ्लोरा मीन्स टू प्लांट लाइफ और फाउना मीन्स टू एनिमल्स लाइफ। देखिए, हमारे अलावा भी प्लांट्स भी सांस लेते हैं, हमें ऑक्सीजन भी देते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, फिर कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन देते हैं। ये प्रक्रिया चलती रहती है। और एनिमल्स भी हम खुद से अपना जीवन यापन करते हैं, हम उनको पालते भी हैं, उनसे ज़रूरत भी लेते हैं। जैसे कि बैल का इस्तेमाल करते हैं हम हल चलाने में, पहले किया करते थे, अब तो नहीं करते। पहले क्या करते थे, हल चलाने में, खेत को जोतने में, खेत मिट्टी फर्टाइल करने में। उसके बाद काऊ को हम गाय को, भैंस को पाल करके उससे हम दूध निकालते थे, दूध को हम पिया करते थे, फिर से दूध का और भी बहुत सारा इस्तेमाल किया करते थे। तो ये सब यूज है एनिमल्स का और प्लांट्स का। देखिए, हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक चीज़ है, ज़रूरत चीज़ है एनिमल्स और प्लांट का रहना। जैसे कि जानवरों और पशु पक्षियों और पेड़ पौधों का रहना, क्योंकि अगर ये सब नहीं होंगे तो हमारा जीवन यापन करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, हम जीवन यापन नहीं कर पाएंगे। क्यों नहीं कर पाएंगे? क्योंकि देखिए, प्लांट है, हम खेती करते हैं तो उससे क्या होता है, खेती करते हैं तो अनाज निकलता है, पानी, तो उसको हम पका करके खाते हैं। अगर प्लांट्स नहीं होंगे तो हम खेती कैसे कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। और उसके बाद से एनिमल्स नहीं होंगे तो हम जैसे कि नॉन वेजिटेरियन लोग मीट खाते हैं, मीट खाते हैं, एग खाते हैं, तो वो सब नहीं हो आ पाएगा। कैसे आएगा वो? और ऐसे कुछ इलाकों में लोग मछलियाँ खाते हैं, तो मछलियाँ भी तो एक्वेटिक एनिमल है ना हमारी, तो वो भी हमारे लिए एनिमल्स है। तो सब हमारे लिए ज़रूरी है। हमारे आसपास जितनी भी चीज़ें, हमको उनको सुरक्षित रहना चाहिए। देखिए, तो फ्लोरा एंड फाउना का मतलब मैंने समझाया कि फ्लोरा मतलब कि प्लांट लाइफ, मतलब कि पौधे, पेड़ पौधे, और फाउना मतलब कि एनिमल्स लाइफ, मतलब कि जानवर। ठीक है, अब हम लोग कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, फ्लोरा एंड फाउना तो हम जान गए। देखिए, हम जब इंसान धरती पर आया तो धीरे धीरे इंसान विकसित किया, सब कुछ का डेवलपमेंट हुआ, तो अच्छे से हमारे पास अच्छी अच्छी सुविधा आ गई। लेकिन हम लोग अपना जीवन तो देख रहे हैं, लेकिन और उन जो बेजुबान है, जो बोल नहीं सकते, उनका जीवन के बारे में हमको सोचना चाहिए ना। हम जंगलों को बेधर्म मात्रा में काटे जा रहे हैं, जैसे कि सोचते ही नहीं कि कितना काटना चाहिए, कितना नहीं। कोई पेड़ लगाना किसी को नहीं है, पेड़ काटना सबको है। तो उससे स्पीसीज मर भी रहे हैं, उनका स्पीसीज, उनका प्रजाति विलुप्त भी हो रहा है, ख़त्म भी हो रहा है। तो उनको हमें रोकना भी है, हमको उनको भी बचा के रखना है और ख़ुद को भी बचा के रखना है। और फिर पेड़ को काट रहे हैं तो उससे प्लांट को नुकसान पहुंच रहा है, ट्री को नुकसान पहुंच रहा है, और उससे जानवर भी मर रहे हैं, और हमारा खुद का इन्वायरमेंट भी पॉल्यूटेड हो रहा है प्रदूषण की वजह से। उसके बाद से हमारा जो इन्वायरमेंट है उसमें हम अच्छे से सांस नहीं ले पाएंगे अगर पेड़ पौधे नहीं रहेंगे।
तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना चाहिए। तो इसी के लिए पढ़ना है कि हम कंजर्व कैसे कर सकते हैं अपनी वाइल्ड लाइफ को, अपने अपने एनिमल्स को, अपने प्लांट्स को, अपने बायोडाइवर्सिटी सिस्टम को, ठीक ना। तो इसी के बारे में हम लोग पढ़ें, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। देखिए, तो मैंने आपको जैसे कि बताया कंजर्व करने की क्यों ज़रूरत है, हमें कंजर्व करने की इसलिए ज़रूरत है क्योंकि हमारे जीवन यापन में एक प्रमुख मुख्य हिस्सा है हमारे फ्लोरा एंड फाउना, मतलब कि प्लांट और एनिमल, बर्ड्स, ठीक ना। और हम अगर इनको बचाए रखेंगे तो हमारा वातावरण मेंटेन भी रहेगा, सब कुछ बारिश टाइम पे, अगर जंगल ज़्यादा होंगे, अगर वातावरण अच्छा होगा तो बारिश टाइम पे होगा, ठंडा सर्दी के मौसम टाइम पे आएंगे, गर्मी टाइम पे होगी, सब कुछ अपने अपने समय के अनुसार प्राकृतिक जब बदलेगी, जिस टाइम से बदलता है उस टाइम से चलेगा, और नहीं होगा तो प्राकृतिक जो इन्वायरमेंट है वो डिसबैलेंस कर जाएगा और उससे हमें बहुत सारा नुकसान भी पहुंच सकता है, ठीक है। अब देखिए, हमारा इन्हीं चीज़ को बचाने के लिए सरकार ने कुछ सख्त कानून बनाए, सख्त नियम बनाए, सख्त एक्ट बनाए। हमारा 1972 में वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, इसको की मीटिंग में एक एक्ट को जारी किया गया और इसमें कहा गया कि जो स्पेसीज है उनको कुछ, देखिए जैसे कि कुछ स्पीसीज है जो हमारे आने के बाद, मतलब कि हम इंसान ने उनको ख़त्म कर दिया एक तरह से, जैसे कि डायनासोर की प्रजाति विलुप्त हो गई। अब टाइगर देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे कम होते जा रहा है, लायन कम होते जा रहा है। ये सब कम क्यों होते जा रहा है? क्योंकि हम जंगलों की कटाई बहुत तेज़ी से कर रहे हैं और जंगल बढ़ नहीं रहा, ऊपर से कम रहा है और हमारा इकोलॉजिकल बैलेंस जो है वो डिसबैलेंस्ड होते जा रहा है। इसी वजह से हमें कंजर्व करने की ज़रूरत है, हमें अपने रिसोर्स को, हमें अपने वाइल्ड लाइफ को कंजर्व करने की ज़रूरत है। तो यही एक प्रोटेक्शन एक्ट पास किया गया कुछ एनिमल्स के, जैसे कि टाइगर, लायन, घड़ियाल, हिरन, इन सब के लिए एक्ट पास किया गया कि इन सब को मारने पर प्रतिबंध लगाया गया। तो हमें इन सब के बारे में तो नहीं पढ़ना है, बस एक टाइगर के बारे में आपके बुक में चर्चा है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, अब इसके आगे कि एस्टेब्लिश्ड ऑफ प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन, मतलब कि इनको बचाने के लिए, जैसे कि ये जो मैंने जानवरों के नाम लिए, घड़ियाल, लायन, टाइगर, हिरन, इन सब को बचाने के लिए नेशनल पार्क्स भी बनाए गए। मतलब कि आप देखो ना, पर उद्योग विभाग है ना, अलग से उद्योग विभाग के अंदर आता है नेशनल पार्क, आता है कि नहीं, तो वो सब भी बनाया गया और उनका पार्क बनाया गया, जैसे कि चिड़ियाघर, वो तो जू में भी एनिमल्स को रखा जाता है, अच्छी तरीके से उनको ट्रीट किया जाता है। और पार्क में भी नेशनल पार्क है, जैसे कि इंटरनेशनल पार्क भी है। नेशनल पार्क देखिए, हमें जब एस्टेब्लिश किया गया प्रोटेक्टिव इंस्टीट्यूशन को, इनके लिए हायर किया गया कि जो भी एनिमल्स को मारेंगे वो उन पे एक्ट लगाया जाएगा, उनको जेल हो सकती है, उनको सज़ा हो सकती है। तो इससे स्पीसीज की सुरक्षा तो बढ़ी और स्पीसीज का मरना भी बंद हुआ। और देखिए, हमारे देश में, हमारे इंडिया में 106 नेशनल पार्क है, 106 नेशनल पार्क है और 106 नेशनल पार्क है। और बायोस्फीयर इंस्टीट्यूशन जो है वो है हमारा 18 बायोस्फीयर रिजर्व्स जो है, बायोस्फीयर रिजर्व्स 18 है हमारा बायोस्फीयर रिजर्व्स। ये सब क्यों है? जैसे कि और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी हमारे 527 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज भी है। ये सब है कि हम एनिमल्स को प्रोटेक्शन दे पाए, प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर पाए, ठीक ना। तो उनको बचाने के लिए, उनका जाति विलुप्त ना हो, उनकी प्रजाति विलुप्त ना हो, इसी के लिए इंस्टीट्यूशंस बनाए गए कंजर्व करने के लिए।
अब अगला है गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट। गवर्नमेंट सॉरी गवर्नमेंट लॉन्च प्रोजेक्ट्स फॉर प्रोटेक्टिंग स्पेसिफिक एनिमल। मैंने आपको बताया था कि कुछ स्पेसिफिक एनिमल जैसे कि लायन, टाइगर, घड़ियाल, इन सब के लिए कुछ सरकार ने सख्त कानून बनाए, सख्त डिसीजन लिए गए। और ये जो प्रोजेक्ट है, ये जो हमारा और प्रोजेक्ट कुछ जैसे कि आप लोगों को एक प्रोजेक्ट पढ़ना है, टाइगर प्रोजेक्ट, बाकी सब आप लोगों को नहीं पढ़ना है। तो इसी के हिसाब से प्रोजेक्ट पे काम किए गए और इनसे हमें देखने को मिला कि हम सही में एनिमल्स की रक्षा कर पा रहे हैं। ठीक है, देखिए तो प्रोजेक्ट टाइगर के हिसाब से हमें कहा गया कि हमें टाइगर को मारने पे प्रतिबंध है, हम उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं। देखिए 1870 में 1870 में 55,000 टाइगर की प्रजाति थी, 55,000 संख्या थी टाइगर की, क्योंकि बाघ की जो संख्या थी 1870 में 1870 में वो 55,000 थी 1870 में। और उसके बाद 1970 में यही डाटा कम होकर के डिक्रीज होकर के 1827 मतलब कि 1827 हो गई, 1827 हो गई। कहाँ यहाँ थी 1870 में 55,000 और कहाँ यहाँ पे 1827 मतलब कि 1827 हो गई। तो बाघ का जो टाइगर का जो घटने का कारण है, ये मुख्य कारण क्या है? देखिए सबसे पहले तो मैंने आपको बताया जंगलों की कटाई, कि हम इंसान रहने लगे तो जंगलों की कटाई करने लगे, पॉपुलेशन बढ़ता गया तो हम इंसान ने जंगलों की कटाई कर करके ज़मीन को ले लिया, उस पर घर बना लिया, पॉपुलेशन बढ़ा, इसके कारण भी टाइगर की प्रजाति विलुप्त हो गई। और दूसरी ये कि टाइगर जिनको खाया करते थे, जिनका शिकार किया करते थे, उनकी भी संख्या कम होती गई, तो भूख के कारण भी टाइगर मर गए। तो यही सब मुख्य कारण है टाइगर के विलुप्त होते जाने की, और हमें इन पर ध्यान देना चाहिए कि हमें इनको बचा करके रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए अब हमारा है मेजर टाइगर रिजर्व इन इंडिया। और हमारे इंडिया में, हमारे भारत में, हमारे आर्यावर्त में, हमारे देश में टाइगर के लिए नेशनल पार्क भी है, जैसा कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पे डेटा बताया था। और यहाँ पे देखिए कार्बेट नेशनल पार्क, जो कि आपको बहुत फेमस लगता हो, फेमस पार्क में से एक कार्बेट नेशनल पार्क, ये है उत्तराखंड में है कार्बेट नेशनल पार्क। और सुंदरबन नेशनल पार्क, ये हमें देखने को मिलता है वेस्ट बंगाल में है सुंदरबन नेशनल पार्क। और मानस टाइगर रिजर्व आसाम में है। तो ये सब बाघ की रक्षा के लिए किया गया, हमारी प्लांट की और एनिमल्स की रक्षा के लिए ये पार्क खोले गए कि वहाँ पे किन्हीं जानवर को नुकसान नहीं पहुँचाया जाएगा, अच्छे से वो लोग रह पाएंगे और उनकी प्रजाति विलुप्त नहीं होगी, तो इन सब चीज़ों के लिए। चलिए, तो हमारा ये टॉपिक जो है ये समाप्त हुआ। अब हम लोग पढ़ेंगे अगला टॉपिक जो है हमारा उसके बारे में। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। तो अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पे फॉरेस्ट के टाइप्स पढ़ेंगे। देखिए फॉरेस्ट को बेसिकली तीन टाइप में बांटा गया है। फॉरेस्ट को बेसिकली तीन टाइप में बांटा गया है, तीन प्रकार में डिवाइड किया गया है। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, तीसरा अनक्लास फॉरेस्ट। पहला रिजर्व फॉरेस्ट, दूसरा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और तीसरा अनक्लास फॉरेस्ट। पहला हम लोग पढ़ेंगे रिजर्व फॉरेस्ट क्या होता है। देखिए रिजर्व फॉरेस्ट उसको कहेंगे जिसको कि गवर्नमेंट खुद से ओन करती है। रिजर्व फॉरेस्ट इज ओन बाय गवर्नमेंट। रिजर्व फॉरेस्ट को ओन करती है गवर्नमेंट और उसका देख रेख करती है, उसके लिए कर्मचारी रखती है, उसका बजाबते देखभाल किया जाता है रिजर्व फॉरेस्ट का। और रिजर्व फॉरेस्ट को एक इंपॉर्टेंट हिस्सा भी माना जाता है, ठीक है, फॉरेस्ट का। और उसका और ये देखभाल करती है रिजर्व फॉरेस्ट कि उसके फॉरेस्ट के अंदर भी, उसके जंगलों में कहीं जानवर की तस्करी तो नहीं हो रही है, कहीं पेड़ को नहीं तो काटा जा रहा है, कहीं पर्यावरण का नुकसान तो नहीं किया जा रहा है। इस सब का देखभाल करती है रिजर्व फॉरेस्ट।
ठीक है। और रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में जितने जंगल, रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर में जो जंगल है उन्हीं का देखभाल किया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और उत्तराखंड में पाया जाता है। रिजर्व फॉरेस्ट बेसिकली जम्मू कश्मीर, वेस्ट बंगाल और उत्तराखंड में पाया जाता है। देखिए ये सब आपको मैप में देखने को मिल सकता है, ठीक है। अब देखिए, अब दूसरा है हमारा प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट मतलब कि क्या? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट रिजर्व फॉरेस्ट से थोड़ा कम सुरक्षित है। मतलब कि इसमें पब्लिक को भी अलाउ किया जाता है जाना, पब्लिक को भी पब्लिक को घास वास चराने के लिए छोड़ दिया जाता है, अपने बैल बकरी, अपने जानवरों को, पशु को, ठीक है। और इनका भी देखभाल जो गवर्नमेंट ही करती है। और 1/3 जो हिस्सा है ये रिजर्व फॉरेस्ट का ये सुरक्षित है। मतलब कि उसका गवर्नमेंट अच्छे से देखभाल करती है, ठीक है। बेसिकली प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट जो है वो राजस्थान, हरियाणा, बिहार और पंजाब में पाया जाता है। कौन सा फॉरेस्ट? प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ठीक है। अब आपका तीसरा और लास्ट है अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट क्या होता है? देखिए, अनक्लास फॉरेस्ट वो फॉरेस्ट है जो कि पूरी तरह से ये इसको प्राइवेटली भी ओन किया जाता है और गवर्नमेंट भी ओन करता है। मतलब कि सरकारी संस्थान भी इसको ओन कर, गवर्नमेंट भी ओन करती है, सरकार भी इसको ओन करती है और प्राइवेट संस्थान भी इसको ओन करती है। किसको? अनक्लास फॉरेस्ट को। सॉरी। और अनक्लास फॉरेस्ट में अच्छे से पशुओं को चराया जाता है, मतलब कि उसको ग्रेजिंग करने दिया जाता है। इंसानों का इंसान सॉरी मतलब कि पब्लिक को, आम आदमी को भी घूमने की इजाजत है। इसी को कहते हैं हम अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास फॉरेस्ट बेसिकली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है। अनक्लास फॉरेस्ट बेसिकली नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स में पाया जाता है और गुजरात के कुछ हिस्सों में अनक्लास फॉरेस्ट पाया जाता है, ठीक है। अब देखिए, रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही मिला करके बनता है हमारा परमानेंट फॉरेस्ट। रिजर्व फॉरेस्ट और प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट को ही मिला करके बनता है हमारा परमानेंट फॉरेस्ट। एमपी में, मध्य प्रदेश में 75% जो फॉरेस्ट का एरिया है उसको हम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट। ये आप याद रखिएगा, मध्य प्रदेश में 75% जो जंगल का हिस्सा है, फॉरेस्ट का एरिया है, उसको हम कहते हैं परमानेंट फॉरेस्ट, ठीक है। सबसे बड़ा और देश का सबसे बड़ा परमानेंट फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में ही है, जो कि 75% है, 75%। अब देखिए, अब है हमारा कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। देखिए, जब अब तो हमने देखा कि गवर्नमेंट और प्राइवेटली कैसे ओन करती है। अब हम लोग देखेंगे कि कम्युनिटी एक संगठन, और संगठन कैसे फॉरेस्ट का रक्षा करती है, कैसे फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट करती है, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। देखिए, पहला है इसमें सरिका टाइगर रिजर्व। सरिका टाइगर रिजर्व में ये कहा सरिका टाइगर रिजर्व में ये है कि सरिका टाइगर रिजर्व एक जंगल है, उसको काटा जा रहा था। मतलब कि वहां पे माइनिंग, सरकार, गवर्नमेंट वहां पे माइनिंग करवा रही थी और वहां पे पता था गवर्नमेंट को कि माइनिंग करने से आसपास के जंगलों को, आसपास के पशु पक्षी जानवरों को नुकसान होगा। फिर भी वहां पे गवर्नमेंट माइनिंग करवाए जा रही थी। तो वहां पे जो प्राइवेट लोग थे, जो संगठन थी, जो आम आदमी था, जो इंडिविजुअल पर्सन था, उन्होंने पब्लिक में मिल करके सरकार को रोक दिया और माइनिंग वहां पे नहीं करने दिया। और फिर सरकार को उसकी बात भी पब्लिक की बात भी माननी पड़ी और माइनिंग को बंद करना पड़ा। तो यही है सरिका टाइगर रिजर्व। और अलवर डिस्ट्रिक्ट में हमें देखने को मिलता है, अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में एक बार देखने को मिला कि जो 1200 हेक्टेयर का जो जमीन है, जो जंगल है, उसको वहां के पीपल्स ने, वहां के संगठन ने, वहां की कम्युनिटी ने एक्वायर कर लिया और खुद से उसका सेंचुरी गठन कर दिया। इसका देवास नाम रख दिया गया, ऐसे कुछ करके है, यही आपके बुक में दिया गया, आप देख लीजिएगा, नाम रख दिया गया, ठीक है। अलवर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान में 1200 हेक्टेयर का ये फॉरेस्ट है। तो ये भी खुद से संगठन के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया, आम इंसान के द्वारा प्रोटेक्ट किया गया। अब अगला हमारा आता है
चिपको मूवमेंट। देखिए चिपको मूवमेंट क्या है कि जब जब पेड़ को काटा जा रहा था, पेड़ को काटा, जब माउंटेन एरिया में, माउंटेनियस एरिया में पेड़ को काटा जा रहा था, तो लोग पेड़ को पकड़ के खड़े हो गए थे, लोग पेड़ को पकड़ करके खड़े हो गए थे, और उन्होंने इतना तक कह दिया था कि पेड़ को काटने से पहले आपको मुझे काटना पड़ेगा, मतलब कि आप जब तक मुझे नहीं काटोगे मैं पेड़ को नहीं छोड़ूंगा और पेड़ मैं आपको नहीं काटने दूंगा। तो इसी मूवमेंट को कहा जाता है चिपको मूवमेंट, इसी मूवमेंट को कहा जाता है चिपको मूवमेंट। ठीक है, चलिए अब हमारा है बीज बचाओ आंदोलन। अब हमारा है बीज बचाओ आंदोलन। ये जो बीज बचाओ आंदोलन है, बीज बचाओ आंदोलन है, ये हमारा शुरू किया गया था हैनिवल रिवर वैली, जो कि टेहरी उत्तराखंड में है। हैनिवल रिवर वैली जो कि टेहरी उत्तराखंड में है, यहाँ से हमारा शुरू किया गया था लेट 1980 1980 में बीज बचाओ आंदोलन। इसको शुरू किया था विजय जर्दा ने। इनको विजय जर्दा जी को जो इनको ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड्स का ज्ञान था, मेथड्स का पता था, और ये करते भी थे और प्रिस्क्राइब्स भी करते थे बहुत सारे लोगों को, और लोगों को, और देश में भी जा जाके बहुत जगह पे बताते थे कि ऐसे ऐसे आप अच्छे से फार्मिंग की, ट्रेडिशनल फार्मिंग मेथड को अपना करके फार्मिंग कीजिएगा, सीड्स को ऐसे इम्प्लीमेंट कीजिएगा, स्प्रिंकल फार्मिंग कीजिएगा तो आपका फसल ज्यादा ग्रो करेगा, ठीक है, और प्रोडक्शन ज्यादा होगा। तो इसी को कहा गया है बीज बचाओ आंदोलन, मतलब कि बीज की रक्षा करो। ठीक है, तो हो गया हमारा ये भी कंप्लीट बीज बचाओ आंदोलन। कब किया गया था बीज बचाओ आंदोलन? 1980 में, 1980 में। किसने किया था? विजय जर्दा जी ने। विजय जर्दा बुक में देख लीजिएगा, विजय जर्दा जी ने किया था 1980 में। कहाँ पे? हवल रिवर के पास, जो कि टेहरी उत्तराखंड में है, टेहरी उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा, देखते हैं उसकी ओर। तो हमारा अब अगला टॉपिक है ज्वाइंट फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट, जेएमसी। ठीक है, ज्वाइंट फॉरेस्ट एंड मैनेजमेंट क्या होता है? ये गवर्नमेंट के द्वारा एक स्कीम है जिसको कि गवर्नमेंट ने कुछ कम्युनिटी को, कुछ संगठन को प्राइवेटली सौंप रखा है जंगलों की जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, और उसके बदले में उन्होंने कहा है कि आप जंगल का कुछ जो सामान, लकड़ी है, फूल है, पत्ती है, फल है, वो सब आप इस्तेमाल में ले सकते हो। इससे गवर्नमेंट का भी फायदा हो गया और इंसान का भी फायदा हो गया। ठीक है, तो इसी को कहते हैं ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की सबसे पहले शुरुआत 1980 में, 1980 में की गई थी ओडिशा से। 1980 में ज्वाइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट की शुरुआत की गई थी सबसे पहले। ठीक है, अब हमारा अगला लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, स्केयर्ड ग्रोव्स। स्केयर्ड ग्रोव्स कहने का मतलब पवित्र उपवन, पवित्र चीजें, पवित्र लकड़ी, पवित्र जानवर, पवित्र पेड़ पौधे और अनेक चीजें के बारे में हमको पढ़ना है। किसमें? स्केयर्ड ग्रुप। स्केयर्ड ग्रुप्स कहने का मतलब क्या है? देखिए, जैसे कि हमारी इस संस्कृति में, हम इस भारत भूमि में रहते हैं, हमारी माँ है भारत, हमारी माता है, हम इनके लिए बलिदान देने को तैयार है, तत्पर है। हमारी एक ऐसी संस्कृति है, एक ऐसी इतनी अच्छी संस्कृति है कि हम जानवरों को भी सम्मान देते हैं, जानवरों की भी पूजा करते हैं, पेड़ की भी पूजा करते हैं, पर्वत की, श्रृंखला की, चोटियों की, झरना की, सबकी पूजा की जाती है, नदियों की, सबकी पूजा की जाती है। जैसे कि मुंडाज एक कम्युनिटी है, संथाला एक कम्युनिटी है जो कि बरगद और महुआ के पेड़ की पूजा करती है, उनको प्रभु मान के, उनको भगवान मान के उनकी पूजा करती है, उनका आस्था उनके अंदर छुपा है। मुंडाज और संथाला का महुआ के पेड़ और बरगद के पेड़ की पूजा की जाती है ओडिशा में। अब देखिए, अब आगे है, हम बिहार वाले जो है, हम भी गौ माता की पूजा करते हैं, बैल की पूजा करते हैं। पहले के समय में जब बैल से हल जोता जाया करता था तो बैल की पूजा की जाती थी, अभी भी की जाती है। गौ माता की पूजा की जाती है, गाय की पूजा की जाती है, और तो हम लोग भी पूजा करते हैं इनको भगवान मान के, पशु पक्षियों को। और फिर और हम देखेंगे तो पीपल के वृक्ष की भी पूजा की जाती है हमारे यहाँ, हमारे बिहार में। हमारे बिहार की ऐसी संस्कृति है
कि हम पीपल के पेड़ की पूजा करते हैं, बरगद के पेड़ की पूजा करते हैं, आम के पेड़ की पूजा करते हैं, केले की पत्ते की पूजा, केला का पत्ता इतना शुद्ध होता है कि उस पे हम पूजा करते हैं। तो हम पेड़ पौधे को, जानवर को, सबको हम पवित्र मान करके हम पूजा करते हैं, ठीक है। और देखिए हमारी और हम हमारा आपका ये टॉपिक हो गया खत्म। और हमारी गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी, गौतम बुद्ध ने एक बात कही थी 487 बीसी में, कि जितना जीवन होता है पेड़ पौधे का, वो हमसे कुछ मांगते नहीं, हमसे कुछ डिमांड नहीं करते। जब तक वो रहते हैं तब तक वो हमें देते ही हैं। लकड़ी दे दी, फूल दे दी, पत्ती दे दी, फल दे दी, बहुत सारी चीजें हमें, सब कुछ तो उन्होंने हमें दे ही दिया। बस हमें उन अपना कर्तव्य निभाना है कि हमें उनको काटना नहीं है और पेड़ लगाने की कोशिश करनी है। क्योंकि हमें हमारे पर्यावरण को फायदा हो, कोई भी नुकसान नहीं पहुंच पाए, डैमेज नहीं हो पाए हमारा पर्यावरण, हमें इस चीजों का ध्यान रखना है। और देखिए नेचर के, हमारा इन्वायरमेंट हमारा, यहाँ हम रहते हैं तो इसको साफ कौन रखेगा, इनको केयर कौन, इनका केयर कौन करेगा, इनका ध्यान कौन रखेगा, हम रखेंगे। हम जब इनका ध्यान रखेंगे, इनको केयर करेंगे, तो हमारी बरकत होगी। और जब हम स्वस्थ रहेंगे तो हम अच्छे से काम कर पाएंगे, हम अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे, सब कुछ अच्छे से चलेगा। चलिए इसी बात पे हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, थैंक यू सो मच।